Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्किरनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स इसका हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये असल में एक ऑर्गन सिस्टम है जिसका फंक्शन जो है वो डाइजेशन करना है। स्टूडेंट्स डाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से स्टडी कर ली थी। उसके बाद हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और बच्चों हमने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को स्टडी करना था। बच्चों हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो ओरल कैविटी है हमने उसकी एनाटॉमी को भी स्टडी किया और उसकी फिजियोलॉजी को भी तफसील से स्टडी कर लिया। बच्चों अगर जो है आप एक मरतबा डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डाइजेस्टिव सिस्टम शो हो रहा है। बच्चों ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। एक सिंगल ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई होती है। अब बच्चों इसके आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं। माउथ के आगे जो खाली जगह होती है इसे ओरल कैविटी कहते हैं। इसके बाद बच्चों हलक का हिस्सा आता है जिसको हम फेरेंक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? फेरेंक्स का नाम देते हैं। उसके बाद ये खुराक की नाली जिसे हम एसोफेगस या फिर फूड पाइप भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे स्टमक मैदा आता है। मैदे के बाद बच्चों नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों जहाँ पे खत्म होती है उसके आगे से लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी पार्ट एनस है यहाँ से वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका हमने वो जो फर्स्ट पार्ट था ओरल कैविटीज को हमने पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से स्टडी कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो फेरेंक्स पे होगा, साथ ही साथ हम एसोफेगस को पढ़ेंगे और साथ बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग तरह के मोटिलिटी पैटर्न्स हैं हम उनको भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम जो है वो बाकायदा फेरेंक्स का जो है वो आगाज करते हैं। बच्चों फेरेंक्स जो है ना इसे उर्दू में हलक को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? हलक को कहते हैं। अगर बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ से डायग्राम से दिखाऊं तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा। बच्चों ये आप लोगों की टंग है, ये ओरल कैविटी है। बच्चों यहाँ पे देखें ये टंग जो है ये पीछे की तरफ जा रही है और ये बच्चों आपकी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का मतलब है नाक की जो खाली जगह है। यहाँ से देखें बच्चों नाक से जो है वो हवा आती है, अंदर की तरफ एयर आती है। अब बच्चों ये जो एयर है ये यहाँ से इसी रास्ते से गुजरती है। अब बच्चों ये वो रास्ता है जहां से एयर भी गुजर रही है और यहाँ से बच्चों फूड आ रहा है, फूड भी गुजर रहा है। तो बच्चों वो हिस्सा जहां से हवा भी गुजरे और बच्चों खुराक भी गुजरे इस हिस्से को हम फेरेंक्स का नाम देते हैं और ये मसल से बना होता है। ठीक है, तो आपने जहन में रखना है फेरेंक्स हम हलक को कहते हैं और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये वो हिस्सा है मुंह के पीछे जहां से हवा भी गुजरती है और खुराक भी गुजरती है। बच्चों जब आगे आप एमडीकैट के हवाले से इसको तैयार करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि जो फेरेंक्स है इसके तीन हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं नेजोफेरेंक्स, एक को हम कहते हैं ओरोफेरेंक्स और एक को हम कहते हैं हाइपोफेरेंक्स। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जब आप इसको एमडीकैट के हवाले से तैयार करेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे। बहरहाल आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें कि इसके तीन हिस्से होते हैं फेरेंक्स के, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और हाइपोफेरेंक्स। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ येलो कलर का, देखें जो आपको नजर आ रहा है फेरेंक्स का वो हिस्सा जो कि नेजल कैविटी से थोड़ा सा आगे है ये नेजोफेरेंक्स है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें जो ओरल कैविटी से थोड़ा सा आगे ओरोफेरेंक्स है और नीचे वाला बच्चों जो हिस्सा है ये हाइपोफेरेंक्स है। क्लियर? अब बच्चों आए हम यहाँ पे फेरेंक्स को जो है वो तफसील से देखते हैं। बच्चों फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स इज अ कैविटी बिहाइंड द माउथ। फेरेंक्स जो है वो खाली जगह है मुंह के पीछे। जो हमारा माउथ है इसके अंदर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के फिर पीछे जो हमारा हलक है असल में वो खाली जगह है। अब बच्चों इसकी स्पेशलिटी क्या है? इट इज अ कॉमन पैसेज वे। ये एक आम रास्ता है फॉर बोथ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। बच्चों डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब है खुराक की नाली और रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब है हवा की नाली। खुराक की नाली और हवा की नाली के लिए बच्चों ये क्या है? ये एक जो है वो आम रास्ता है, दोनों का मुश्तरका रास्ता है। बच्चों जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्टडी करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो वहां पे हम देखेंगे कि नोज, नोज के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरेंक्स। ठीक है, और फिर फेरेंक्स से बच्चों आगे जो है हवा वो सांस की नाली में चली जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फेरेंक्स से हवा जो बच्चों वो इस सांस की नाली में आ जाएगी और इस सांस की नाली को जो है वो हम नाम देते हैं ट्रेकिया का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? ट्रेकिया। लेकिन बच्चों यहाँ से जो खुराक है वो इस सांस की नाली में नहीं जाती बल्कि जो खुराक है वो इस एसोफेगस के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो बच्चों अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से मुंह से फेरेंक्स और फिर फेरेंक्स से एसोफेगस ये डाइजेस्टिव ट्रैक है। और बच्चों यहाँ से देखें नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरेंक्स और फेरेंक्स के बाद आगे ये जो ट्रेकिया है सांस की नाली बच्चों ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है, तो फेरेंक्स जो है बच्चों ये डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों के अंदर जो है वो कॉमन पैसेज वे है,
आम रास्ता है, ठीक है। अब बच्चों इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्वेलोइंग हो रही होती है। The bolus is pushed to the back of the mouth and is swallowed through the pharynx। बच्चों अब ये जो बोलस है, बोलस बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी नवाला जो है मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम उसकी केमिकल डाइजेशन करते हैं। केमिकल डाइजेशन के बाद बच्चों एक मोइस्ट सा स्फेरिकल मैस बन जाता है हमारे मुंह के अंदर, जिसको हम बोलस कहते हैं। फिर बच्चों उस बोलस को हम अपनी जुबान की मदद से पीछे जो है वो धकेल देते हैं। अब बच्चों उस बोलस को पीछे धकेलने का ये जो अमल है इसको हम स्वेलोइंग का नाम देते हैं, इसे उर्दू में निगलना कहते हैं, ठीक है। तो बोलस को बच्चों पुश टू द बैक ऑफ द माउथ, जो बोलस है उसको धकेल दिया जाता है मुंह के पिछले हिस्से में, और मुंह के पिछले हिस्से को हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। एंड इज स्वैलोड थ्रू द फेरेंक्स, और फेरेंक्स के जरिए बच्चों इसको निगला जाता है, ठीक है। अब बच्चों जो स्वेलोइंग है, खुराक को निगलना, ये किस तरह से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्वेलोइंग, निगलने का मैकेनिज्म, निगलने का जो तरीकाकार है वो क्या है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से समझना है। मुझे यहाँ पे 3 चीजों का एक इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले है रोल ऑफ टंग, जुबान का एक इंपॉर्टेंट रोल है। रोल ऑफ सॉफ्ट पैलेट, बच्चों सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, ठीक है, इसे उर्दू में नरम तालू कहते हैं, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर ये दिखाया भी था, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें रोल ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स बच्चों जो है ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, सांस की नाली, सांस की नाली का जो बच्चों जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये जो ट्रिक आपको नजर आ रहा है सांस की नाली का, बच्चों जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लैरिंक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, लैरिंक्स का। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लैरिंक्स, तो लैरिंक्स को हम दूसरा नाम देते हैं वॉइस बॉक्स का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, वॉइस बॉक्स, आवाज का डब्बा। असल में यहाँ पर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे बच्चों जो है वो आवाज पैदा होती है। आवाज पैदा करने के लिए बच्चों यहाँ पे खास किस्म के बैंड्स होते हैं, उन जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हैं। इसको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ स्वेलोइंग में आपने 3 चीजें ध्यान में रखनी है, टंग है, उसके बाद सॉफ्ट पैलेट है, और उसके बाद लैरिंक्स है। अब देखें टंग जो है जुबान का क्या किरदार है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, निगलने के दौरान, द टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड, बच्चों जो जुबान है वो ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करती है अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ। माउथ की रूफ कहते हैं छत को, ठीक है। अगर बच्चों आप इमेजिन करें कि आप जो है वो किसी खाने को आपने मुंह के अंदर नवाला डाला हुआ, आप उसे निगल रहे हैं, ठीक है, आप इमेजिन करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जुबान जो है वो हल्का सा, ठीक है, ऊपर और पीछे की तरफ मूव करेगी, और आपकी जो जुबान है, ठीक है, वो आपका जो मुंह है इसके फ्लोर के साथ, फ्लोर मतलब जो मुंह की, जो आप ये समझे कि मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसके साथ जो है वो टच करेगी, ठीक है। तो बच्चों आप इसको जो है वो खुद भी फील कर सकते हैं, मैं नीचे आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये आपने जो है वो एक इंसान है, इसके मुंह में ये बोलस है, अब ये इसकी टंग है। बच्चों ये जो टंग है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ जो है ये मूव की, तो इसने क्या किया, इस बोलस को पीछे की तरफ धकेल दिया, ठीक है। और बच्चों यहाँ से देखें, यहाँ से जो बोलस है, जब ये टंग जो है ऊपर और पीछे की तरफ मूव की तो बोलस जो है वो पीछे आ गया, तो टंग वापस अपनी असली हालत में जो है वो चली गई है, ठीक है। बोलस जो है बच्चों वो पीछे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों दिस इज द एसोफेगस, बच्चों ये खुराक की नाली है, एंड दिस इज द ट्रेकिया, ये सांस की नाली, और सांस की नाली का जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों दिस इज द लैरिंक्स, इसे हम लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है। और लैरिंक्स के ऊपर बच्चों यहाँ पर एक इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ बच्चों एक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लैप होता है, जिसको हम एपिग्लोटिस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, एपिग्लोटिस, ठीक है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द एपिग्लोटिस, दिस इज एसोफेगस, ये खुराक की नाली, और ये सांस की नाली, सांस की नाली का ऊपर वाला हिस्सा जो है ये लैरिंक्स है। अब बच्चों आप नीचे जो है वो डायग्राम में देख सकते हैं। अब बच्चों जब ये बोलस जो है ये नीचे आता है, बच्चों जब ये बोलस नीचे आएगा तो ये इस एपिग्लोटिस जो है ना इसके साथ बच्चों आके कॉन्टेक्ट में आएगा। अब ये एपिग्लोटिस क्या करेगी, इस बोलस को इस सांस की नाली के अंदर दाखिल होने नहीं देगी। तो यहाँ पे देखें बच्चों, जैसे ये इसके पास आएगा तो एपिग्लोटिस जो है वो पहले इस तरह से, अब वो बच्चों इस तरह से हो जाएगा, उसकी मूवमेंट इस तरह से हो जाएगी, और बच्चों ये क्या करेगा, ये इस बोलस को स्लाइड करवा देगा डायरेक्ट खुराक की नाली के अंदर, और इसको सांस की नाली के अंदर जाने नहीं देगा। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम मजीद खूबसूरत तरह से नजर आ रही है। बच्चों ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो है ये क्या है, दिस इज द एपिग्लोटिस। यहाँ पे बच्चों जैसी बोलस इसके ऊपर आया तो इसने उसे स्लाइड करवा दिया डायरेक्ट किसके अंदर बच्चों, डायरेक्ट जो है इसने इसे एसोफेगस के अंदर डाल दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पर बच्चों ये जो खुराक थी वो सांस की नाली के अंदर नहीं गई।
अब बच्चों जब एपिग्लोटिस जो है इसके नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही होती है तो एट द सेम टाइम ये जो लैरंक्स है, लैरंक्स भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ऊपर से खुराक आई है तो ये जो एपिग्लोटिस है इस तरह से मूव करता है और साथ लैरंक्स भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है ये मूव करता है। ठीक है, जो हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद जो है मैं आपको थोड़ी सी एनिमेशन दिखा देता हूं जिससे आप लोगों को इसकी मजीद बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैकेनिज्म में सबसे पहले मैंने आपको टंग का जो है ये रोल बता दिया। टंग का जो है ये क्या रोल होता है, आपने इस रोल को जहन में रखना है। इस स्वेलोइंग के दौरान जो टंग है वो ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करती है और जो बोलस है उसको ठीक है मुंह के पीछे के हिस्से की तरफ जो है वो धकेल देती है। ठीक है, ड्यू टू इट इसकी वजह से द बोलस इज फोर्स्ड, बोलस जो है उसको धकेल दिया जाता है टू द बैक ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे के हिस्से की तरफ। ठीक है, अब बच्चों जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो ठीक है इस दौरान क्या होता है, जो सॉफ्ट पैलेट है बच्चों, सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको कल के लेक्चर के अंदर बता दिया था। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, अभी जो सॉफ्ट पैलेट है इज आल्सो रेज्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ फेरेंक्स। बच्चों जो हलक है, हलक की पिछली दीवार के साथ ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो रेज होता है। अब जो इसका फायदा क्या होता है, दीज मूवमेंट्स क्लोज द पैसेज बिटवीन द नेजल कैविटी एंड फेरेंक्स। अब बच्चों सांस की नाली, जो नाक के अंदर जो खाली जगह जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं, ठीक है, जो कि असल में रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा है, सांस की नाली का हिस्सा है। ठीक है, तो बच्चों ये जो नेजल कैविटी है और हलक के दरमियान कनेक्शन है इसको बंद कर दिया जाता है कब, जब सॉफ्ट पैलेट जो है वो फेरेंक्स की दीवार के साथ थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ऊपर फर्ज के ऊपर नेजल कैविटी है और ये हलक है। ठीक है, अब यहां से हवा गुजर रही है, लेकिन बच्चों जैसे ही खुराक आएगा, बोलस आएगा, तो इसको इस तरह से मूव करवा देगा। अब नेजल कैविटी और फेरेंक्स के दरमियान जो रास्ता है ये क्लोज हो गया है। मैं आप लोगों को एनिमेशन से भी दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के साथ बच्चों ये जो है आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट है बच्चों। और ये ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर बच्चों जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, दिस इज द बॉलस। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चों, दिस इज द एपिग्लोटिस। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये सांस की नाली का हिस्सा है और ऊपर वाले हिस्से को हम लैरंक्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लैरंक्स बच्चों, ये एपिग्लोटिस, ये बोलस, ये ओरल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है और ये वाला हिस्सा जो ये फेरेंक्स का है। अब जो ध्यान दें, मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूं तो आप देखिएगा कि किस तरह से जब ये बॉलस पीछे की तरफ मूव करेगा तो ये जो बच्चों ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये फेरेंक्स की दीवार के अगेंस्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और फेरेंक्स के दरमियान और नेजल कैविटी के दरमियान में जो रास्ता है बच्चों इसको क्लोज कर देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखें जब ये बोलस जो है ये पीछे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव कर रहा है तो किस तरह से यहाँ पर ये इसको जो है वो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये बोलस ने पीछे की तरफ जो है ये मूव किया। अब देखें यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हुआ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे किस तरह से इस पॉइंट के ऊपर इसने क्या किया स्टूडेंट्स, इसने इस सॉफ्ट पैलेट की मदद से जो फेरेंक्स है और नेजल कैविटी के दरमियान रास्ते को बंद कर दिया। बच्चों इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है ताकि जो बोलस के पार्टिकल्स हैं ये सांस की नाली के अंदर ना जाएं, नेजल कैविटी के अंदर ना जाएं। ठीक है, तो आपने इस चीज को जो है वो ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गया होगा, जो सॉफ्ट पैलेट है इज आल्सो रेज, रेज का मतलब है ऊपर की तरफ उठना, ये ऊपर की तरफ उठता है अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स की दीवार के, ठीक है, जो फेरेंक्स की पीछे वाली दीवार है उसके अगेंस्ट। और ये जो मूवमेंट्स हैं ये नेजल कैविटी और फेरेंक्स के दरमियान रास्ते को जो है वो क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखें रोल ऑफ लैरंक्स है। अब लैरंक्स का क्या रोल है बच्चों, एट द सेम टाइम इसी वक्त द लैरंक्स मूव्स अपवर्ड। बच्चों जो लैरंक्स है वो भी ऊपर की तरफ मूव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था ना, एपिग्लोटिस नीचे की तरफ, वो लैरंक्स जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। स्टूडेंट्स आप इसको जो है वो इमेजिन भी कर सकते हैं, फर्ज करें कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाने को निकल रहा हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो लैरंक्स है ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप खुद भी बच्चों यहाँ पे हाथ लगा के देख सकते हैं, आप खाना खा रहे हैं और खाने को निकल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपका लैरंक्स है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है ये मूव करता है, तो लैरंक्स बच्चों ऊपर की तरफ मूव करता है एंड इट लोअर्स द एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस जो है जो कि उसके ऊपर एक फ्लैप है कार्टिलेज का, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाता है ताकि जो खुराक है वो सांस की नाली में ना जाए एंड क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। और जो सांस की नाली है उसकी ओपनिंग को जो है ये क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, इन दिस वे, इस तरह से द बोलस पासिस ओवर द ट्रेकिया, जो बोलस है वो ट्रेकिया के ऊपर से गुजर जाता है और डायरेक्ट एसोफेगस के अंदर दाखिल हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें कि किस तरह से, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप, अब यहाँ पे देखें ये लैरंक्स जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे जो एपिग्लोटिस है नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखें दोबारा से, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लैरंक्स जो है ऊपर की तरफ मूव किया और बच्चों जो एपिग्लोटिस इसने नीचे की तरफ मूव किया और इनके मूवमेंट की वजह से हुआ क्या
कि जो ट्रेकिया है बच्चों, इसकी जो ओपनिंग है ये क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। ठीक है, अब ये जो खुराक है, जो बोलस है, ये इस ट्रेकिया के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हुई। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब देखें जैसे बोलस नीचे चला जाएगा, अब ये वापस सारी अपनी पोजीशन के अंदर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये वापस सॉफ्ट पैलेट अपनी जगह पे आ गया है, नेजल कैविटी और फेरेंक्स के दरमियान रास्ता खुल गया है। ठीक है, एपिग्लोटिस वापस अपनी जगह पे आ गया है। ठीक है, यहाँ से हवा का रास्ता खुल गया है। ठीक है, और लैरिंक्स जो है बच्चों वापस से नीचे की तरफ चला गया है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग जो है वो इसको दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो बोलस आया, इसने सॉफ्ट पैलेट को जो है वो अगेंस्ट द बैक वाल ऑफ फेरेंक्स इसको ऊपर की तरफ मूव किया। अब इसने क्या किया, इस रास्ते को जो है वो ब्लॉक कर दिया। जब ये रास्ता ब्लॉक हो गया तो बोलस के पार्टिकल नेजल कैविटी के अंदर नहीं जाएंगे। फिर जब ये नीचे आ रहा है तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे क्या कर रहा है, लैरिंक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे बच्चों ये जो एपिग्लोटिस है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्ट बोलस है ये सांस की नाली में नहीं गया, ये ओपनिंग बंद हो गई है यहाँ पर, और ये जो बोलस है ये सीधा जो है खुराक की नाली के अंदर मूव कर गया है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो इसकी मैकेनिज्म ऑफ स्वेलोइंग की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप लोगों ने 3 हेडिंग्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर देना है। मैंने आप लोगों को यहाँ से डायग्राम से भी दिखा दिया और मैंने आप लोगों को एनिमेशन भी दिखा दी है। क्लियर? तो बच्चों अब अगला जो हिस्सा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है एसोफेगस। बच्चों मुंह के अंदर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बच्चों पीछे फेरेंक्स, हलक, हलक के आगे जो है वो हमारे पास आता है एसोफेगस। एसोफेगस को बच्चों हम फूड पाइप भी कहते हैं, इसको हम खुराक की नाली भी कहते हैं। एसोफेगस बच्चों एक ऐसी ट्यूब है जो कि आपके माउथ को आपके स्टमक के साथ जोड़ती है। यहाँ से देखिए पीछे से ट्यूब आती है और लिवर के पीछे से बच्चों इस तरह स्टमक के साथ आके कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों पेपर में सीधा सीधा सा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट एसोफेगस? एसोफेगस के मुतालिक आप क्या जानते हैं? तो आप लोगों ने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्या है बच्चों? एसोफेगस आफ्टर बीइंग स्वैलोड, स्वैलोड का मतलब है खुराक, जो बोलस है उसको निगलने के बाद द फूड एंटर्स द ट्यूब, जो खुराक है वो ट्यूब के अंदर दाखिल हो जाती है, कॉल्ड एसोफेगस, और इस ट्यूब को हम किसका नाम देते हैं? एसोफेगस का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस पे आपने गौर करना है। 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला, इट कनेक्ट्स द फेरेंक्स टू द स्टमक। बच्चों ये जो है एसोफेगस, ये फेरेंक्स को स्टमक के साथ जोड़ती है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया, डायग्राम में भी आपको दिखा दिया। इसके बाद बच्चों द प्रीवियस डाइजेस्टिव एक्शंस ऑफ सलाइवा कंटिन्यू इन एसोफेगस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी अमाइलेज जो कि ओरल कैविटी के अंदर बच्चों क्या करता है, जो कि स्टार्च की और ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करता है माल्टोज के अंदर। बच्चों जो उस सलाइवरी अमाइलेज का जो डाइजेस्टिव एक्शन है, जो उसका काम करना है बच्चों, वो एसोफेगस के अंदर भी कंटिन्यू रहता है। इसके बाद देखें, फूड मूव्स डाउन थ्रू द एसोफेगस टू द स्टमक बाय पेरिस्टालसिस। अब बच्चों पेरिस्टालसिस क्या होती है? पेरिस्टालसिस बच्चों ये एक रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, एसोफेगस के अंदर मसल्स की, जिसकी वजह से जो खुराक है बच्चों वो एसोफेगस के अंदर मूव करती है। इस मूवमेंट को जो है वो हम पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को इस मूवमेंट जो है इसको भी मैं आप लोगों को जो है वो आगे पिक्चर्स से भी दिखा दूंगा और मैं आप लोगों को एनिमेशन से भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ पेरिस्टालसिस का नाम ज़हन रखना है कि पेरिस्टालसिस जो है बच्चों ये एक रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स की एसोफेगस के अंदर, जिससे जो खुराक है वो मूव करती है एसोफेगस से स्टमक में। तो फूड जो है बच्चों वो एसोफेगस से डाउन थ्रू, डाउन मतलब नीचे की तरफ, एसोफेगस से नीचे की तरफ मूव करती है स्टमक में, किस प्रोसेस के जरिए? पेरिस्टालसिस के जरिए। ठीक है, इसका मतलब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो एसोफेगस की लेंथ है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसको आपने याद रखना है। और बच्चों जो एसोफेगस का लोअर एंड है, जो इसका निचले वाला हिस्सा है, वो डायरेक्ट जो है वो स्टमक के अंदर ओपन होता है। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, बहुत आसान है। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन, 3 फंक्शंस और इसकी लेंथ जो है इसको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद बच्चों अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज कार्डियक स्फिंक्टर। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। बच्चों की जो एसोफेगस है, एसोफेगस की बच्चों नीचे वाला जो हिस्सा है ये स्टमक के साथ कनेक्टेड है। अब बच्चों एसोफेगस और स्टमक के दरम्यान यहाँ पर बच्चों एक किस्म का ना दरवाजा होता है। इस दरवाजे को बच्चों हम नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और इसे हम एक और नाम भी देते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान में रखना है, इसको हम जो है किसका नाम देते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर का नाम भी देते हैं, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम भी देते हैं। बच्चों अब इसे जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहते हैं? कार्डियक लफ्ज तो हम दिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होता है। अब ये वाला जो स्फिंक्टर है दिल के करीब होता है, इसी वजह से हम इसको कार्डियक स्फिंक्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। अब कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर बच्चों
ठीक है, ये दरवाजा है जो कि एसोफेगस और स्टमक के दरमियान चीजों को कंट्रोल करता है। बच्चों जब ऊपर से यहाँ से बोलस जो है वो मूव करके करता हुआ आता है तो दरवाजा खुलता है, इस बोलस को जो है वो स्टमक के अंदर दाखिल करता है, फिर ये बंद हो जाता है। और बच्चों ये जो स्फिंक्टर है ये स्टमक के चीजों को, जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो स्टमक के अंदर जो चीजें मौजूद है, जो खुराक मौजूद है, उसको एसोफेगस के अंदर वापस जाने नहीं देता। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। मैं आप लोगों को अब इसको रीड करके बता देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द एसोफेगस टू द स्टमक। बच्चों एसोफेगस से, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोफेगस से ये जो फूड है, ये जो बोलस है, इसका जो एग्जिट है स्टमक में, बच्चों इसको कौन कंट्रोल करता है? इस कंट्रोल्ड बाय, इसको कंट्रोल किया जाता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। इट ओपन्स इन रिस्पॉन्स टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फूड। बच्चों जब पीछे से फूड प्रेशर एक्सर्ट करता है, यहां से जब प्रेशर एक्सर्ट करता है तो फिर जाके लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होता है। फिर बच्चों इसका ये भी फंक्शन है, इट आल्सो प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट्स इनटू द एसोफेगस। बच्चों ये जो स्टमक के अंदर चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है, इसके बैक फ्लो का मतलब है स्टमक से वापस एसोफेगस में जाना जो है इसको रोकता है। स्टमक के अंदर मौजूद जो कंटेंट्स हैं उनको वापस एसोफेगस के अंदर जाने से ये रोकता है। तो इसके फंक्शंस को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्डियक स्फिंक्टर। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो आपने दोनों को जो है वो अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है ये है मोटिलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों एलिमेंट्री कैनाल जो है मैंने आपको बताया था कि हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को कहते हैं, इसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, या फिर इसे हम गट का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे एक नया नाम आ गया, तो आपने परेशान नहीं होना। इससे मुराद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ही है, इससे मुराद डाइजेस्टिव ट्रैक है, इससे मुराद गट है। ये चारों चीजें जो है, चारों नाम एक ही चीज के हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल है, जितनी भी डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक, बच्चों अब इसमें जो मोटिलिटी है ना वो दो तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स अकर इन एलिमेंट्री कैनाल। एक को हम पेरिस्टॉल्सिस का नाम देते हैं और एक को जो है वो हम सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। अब बच्चों पेरिस्टॉल्सिस क्या होती है, सबसे पहले पेरिस्टॉल्सिस को देख लें। पेरिस्टॉल्सिस जो है बच्चों ये क्या है? इट इज द रिथमिक सीक्वेंस ऑफ वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब बच्चों एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों में जो स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वेव होती है और वो जो वेव है वो एक रिथमिक सीक्वेंस से चल रही होती है। इसको हम पेरिस्टॉल्सिस का नाम देते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को जो है उसको दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो बोलस है बच्चों ये माउथ के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें जुबान जो है वो ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जुबान जो है वो ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव की। यहाँ पे देखें शॉर्ट पैरेट ऊपर हुआ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज द एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है वो नीचे की तरफ हुआ, ये जो लैरिंक्स से ऊपर की तरफ हुआ, इसने ट्रेकिया की ओपनिंग को बंद कर दी और इससे जो खुराक है बच्चों इसोफेगस के अंदर दाखिल हो गई। अब बच्चे जो इसोफेगस के अंदर जाने वाली खुराक है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब बच्चों जहां पे इसोफेगस के अंदर ये जो बोलस है मौजूद होता है, वहां पे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं। यहाँ पे आप देखें आपको उभरा हुआ ऐसा नजर आ रहा है, यहाँ पे मसल्स रिलैक्स कर गए और इससे पीछे बच्चों यहाँ पे देखें स्पाइन के ऊपर ये जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अब बच्चों जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता रहेगा, यहाँ पे मसल रिलैक्स करते रहेंगे और उसके पीछे जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो बच्चों हम कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है ना मसल्स की, ये एक वेव की शक्ल में होती है और रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन है। रिथमिक का मतलब है खास वक्फे के बाद होती है। यहाँ पे देखें, अब जिस वक्फे के लिए बच्चों यहाँ पे ये बोलस मौजूद है, उस वक्त यहाँ के मसल्स जो हैं वो क्या कर गए हैं? रिलैक्स कर गए। फिर ये आगे मूव कर रहा है तो इसके मसल जो है ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर गए। फिर जब जैसे जैसे आगे जा रहा है यहाँ पे मसल रिलैक्स करते जा रहे हैं, उससे पीछे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, और बच्चों इसी तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल में ये जो बोलस से यहाँ पे आप देखें जो बोलस है ये आगे जो है वो कहाँ पे पहुंच गया है स्टूडेंट्स? आगे जो है ये स्टमक के अंदर पहुंच गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर का नाम भी देते हैं। ओपन हुआ और यहाँ पे जो बोलस है ये स्टमक के अंदर आ गया। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इट इज द रिथमिक सीक्वेंस ऑफ वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन बट इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों के अंदर जो स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं बच्चों उनके अंदर जो है वो एक रिथम के साथ, एक तरतीब के साथ जो है वेव ऑफ कंट्रैक्शन हो रही होती है और उस वेव ऑफ कंट्रैक्शन के नतीजा में जो फूड है वो आगे की तरफ मूव करती है, जिसको हम पेरिस्टॉल्सिस का नाम देते हैं। तो बच्चों इसकी सिग्निफिकेंस देखें, पेरिस्टॉल्सिस जो है ये स्क्वीजेस का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, किसी चीज को जो है वो निचोड़ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें बच्चों जब आप उसको देख रहे होते हैं, मैंने आपको जो है वो भी एनिमेशन में भी दिखाया कि पेरिस्टॉल्सिस में होता क्या है, जब बोलस मूव कर रहा होता है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जो एलिमेंट्री कैनाल है ये स्क्वीज कर रही है। स्क्वीज का मतलब है किसी निचोड़ रही है इस बोलस को ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है,
यहाँ पे आप देखें अलोंग एसोफेगस, एसोफेगस से और दूसरे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। और इसी तरह से बच्चों की स्क्वीज करती हुई बोलस को आगे स्टमक में, फिर स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस के जरिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको पेरिस्टालसिस की जो है वो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे बच्चों ये बोलस जो है ये मौजूद होते हैं, यहाँ पे मसल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है। और उससे ऊपर जो है बच्चों यहाँ पे मसल्स क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इस तरह मसल जो है जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता रहता है बोलस, मसल्स रिलैक्स होते जाते हैं और इससे पीछे जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो असल में बच्चों आपकी बुक के अंदर ये जो रिथमिक सीक्वेंस ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लिखी हुई है ना, वो इन्हीं स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की लिखी हुई है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली पेरिस्टालसिस आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों जो अगली जो मोटिलिटी का जो तरीकाकार है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इसका नाम है सेगमेंटेशन। क्या नाम है स्टूडेंट्स, सेगमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स सेगमेंटेशन क्या होता है, जगह इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे देखें वो कहते हैं द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स आल्सो हैव रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिपीटेडली। बच्चों जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो है वो रिंग्स होती हैं स्मूथ मसल की। फर्स्ट करें बच्चों एक इस तरह से ये एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, अब इसके अंदर बच्चों इस तरह से ना ये रिंग्स हैं स्मूथ मसल्स की। क्या है बच्चों, रिंग्स हैं। अब बच्चों जब यहाँ पे ये जो रिंग्स है स्टूडेंट्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, तो आपको इस तरह का कुछ पैटर्न नजर आएगा। फर्स्ट करें बच्चों के ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था और इसके अंदर जो थी वो फूड पार्टिकल्स या जो मटेरियल था जिसने डाइजेस्ट होना था वो मौजूद है। अब बच्चों यहाँ पे जो रिंग्स आपको नजर आ रही हैं स्मूथ मसल्स की, यहाँ पे देखें इस तरह से क्या कर गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं तो इन्होंने ये जो फूड पार्टिकल्स अंदर मौजूद थे इसके ऊपर प्रेशर लगाया, कुछ आगे की तरफ मूव करके कुछ पीछे की तरफ मूव करके, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये वाली जो रिंग जो कि पहले कॉन्ट्रैक्टेड थी अब वो रिलैक्स करेगी और ये वाली रिंग जो कि पहले रिलैक्स थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अब बच्चों जब ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये आधे पार्टिकल को आगे भेज देगी, जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आधे पार्टिकल को पीछे भेज देगी, आगे को आगे भेज देगी। तो स्टूडेंट्स अब जब यहाँ पे एक पैटर्न में रिंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, जब अगले में वो रिलैक्स करेंगी और पिछली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपको नजर आएगा कि किस तरह इनके दरमियान जो मटेरियल है ये आगे और पीछे की तरफ मूव किया है और इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ बच्चों, ये आपस में मिक्स हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, मिक्स हो गया। तो सेगमेंटेशन बच्चों असल में यही प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन कहते हैं, जिसके अंदर रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स जो हैं बच्चों वो मतबादिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इसके नतीजा में जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों जो फूड है, ठीक है, वो उनके अंदर मौजूद जो सेक्रेशंस होती हैं उनके साथ बेहतर तौर पर मिक्स हो सकता है, ठीक है, और बेहतर तौर पर जो है वो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है। तो जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों में रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि रिपीटेडली बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। दीज कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, अब बच्चे जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है क्रिएट अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट जो है इन द सेम प्लेस, उसी एक जगह पर। यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे बच्चे रिलैक्स करके अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट की तो इसने चीजों को कुछ को आगे की तरफ मूव कर दिया, कुछ को पीछे की तरफ मूव कर दिया। फिर जब ये दोबारा बच्चों रिलैक्स करेगी तो यहाँ पे चीजें फिर दोबारा आगे की तरफ मूव हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ये एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है उसी सेम जगह पे क्रिएट करती है और इसी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो कि बच्चों किस वजह से होती है, जो कि रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स की वजह से होती है, ठीक है। इसको हम जो है वो सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। इसकी अहमियत क्या है, दिस मूवमेंट जो है ये मिक्स कर देती है फूड को विद द डाइजेस्टिव सेक्रेशंस के साथ एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन की जो एफिशिएंसी है उसकी जो फादियत है उसकी जो कारकर्दगी है उसको बढ़ा देती है। क्लियर। तो बच्चों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास एंटी पेरिस्टालसिस जो है इसकी डेफिनेशन है। और देखिए एंटी पेरिस्टालसिस क्या होती है, पेरिस्टालसिस का जो उल्ट मतलब डायरेक्शन के लिहाज से, नॉर्मली पेरिस्टालसिस जो है वो इसोफेगस से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक हो रही होती है। लेकिन बच्चों अगर इसकी डायरेक्शन उल्ट हो जाए, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो जाएं स्टमक में, स्टमक से वो जाएं एसोफेगस में, एसोफेगस से ओरल कैविटी और ओरल कैविटी से आउट ऑफ द माउथ चले जाए, जिसको हम वॉमिटिंग कै आना कहते हैं, ठीक है। तो वो जो ये जो जिस प्रोसेस के जरिए वॉमिटिंग होती है उस प्रोसेस को हम एंटी पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें द प्रोसेस ऑफ पुशिंग फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन से बैक इनटू द स्टमक, इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में और स्टमक से फिर ओरल कैविटी के अंदर बच्चों फूड को वापस पुश करना, धकेलना नीचे की तरफ से, जिसके नतीजे में वॉमिटिंग हो जाए, जिसके नतीजे में क्या आ जाए, उल्टी आ जाए, इस प्रोसेस को हम एंटी पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं, ठीक है। अब जो इसके कॉजेज बुक में नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इसके कॉजेज जो है लिख सकते हैं, आप इसको बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें। कॉमन कॉजेज क्या है वॉमिटिंग के, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, आपने जो है वो कुछ ऐसा फूड खा लिया जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद थे जिसने जाके आपके पेट के अंदर जो है वो
इन्फेक्शन कॉज कर दिया है, फूड पॉइजनिंग हो गई, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, ओवर ईटिंग आपने ज्यादा खा लिया, टू मच अल्कोहल, बहुत ज्यादा शराब पीना जो है, ये वॉमिटिंग की बड़ी वजूहात हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, यहाँ पे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, हीट इलनेस, डिहाइड्रेशन, टू मच अल्कोहल, ठीक है, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और प्रेगनेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी के अंदर भी जो है वो वॉमिटिंग होती है। तो ये बच्चों वॉमिटिंग के अलग अलग जो है वो कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर हंगर पैंग्स। बच्चों हंगर पैंग्स जो है वो आप इस तरह से समझेंगे, पेट के अंदर चूहे कूदने को आप कहते हैं, ठीक है। उर्दू में आप कहते हैं कि पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं, बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हुई है, तो उसे इंग्लिश में हम हंगर पैंग्स कहते हैं। हंगर पैंग्स क्या है बच्चों, ये स्टमक के वॉल्स की पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, ठीक है, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन है स्टमक के वॉल के अंदर मौजूद जो स्मूथ मसल्स उनकी रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। और ये कब होती है बच्चों, जब आपको शदीद भूख लगी होती है। आपको भूख कब लगती है, जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है। आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, ग्लूकोज नहीं होती, तो तब आपका ब्रेन जो है वो आपके स्टमक की वॉल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जो कि आपको एक बेचैनी सी कैफियत जो है वो जन्म देते हैं। और उस बेचैनी सी कैफियत जो है, ठीक है, उसको आपको पता चलता है कि अब मुझे शदीद किस्म की भूख लगी हुई है, अब मैंने जो है वो खाना खाना है। तो यहां पे देखें हंगर कॉन्ट्रैक्शन, हंगर कहते हैं भूख को, हंगर कॉन्ट्रैक्शन जो भूख की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो असल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहां पे, स्टमक की दीवारों के अंदर होती हैं, ट्रिगर्ड बाय, जिसको शुरू किया जाता है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से होती हैं। कहां पे हो रही होती हैं ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, स्टमक के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो कि स्टमक के अंदर हो रही होती हैं ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से, इनको हम हंगर पैंग्स का नाम देते हैं। इनका असर क्या होता है, दे क्रिएट एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन। बच्चों ये एक बेचैनी सी कैफियत जो है इसको जन्म देते हैं, ठीक है। तो बच्चों होपफुली आपको हंगर पैंग्स जो है समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से याद करना है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि हंगर पैंग्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए फिगर भी शो की हुई है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।